आंखें बंद, ओम का उच्चारण करेंगे एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Rub your both palm. Put your palm on your eyes, now open your eyes. ठीक है, तो आज हमारी हायर एजुकेशन की लास्ट क्लास होने वाली है और आज हम जितना बचा हुआ है विच इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसके बारे में आज पढ़ेंगे। कल से मैं आप लोगों को एनाटॉमी पढ़ाऊंगी और कल से ही हम थोड़ा बहुत एनाटॉमी का इंट्रोडक्शन ये सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो आप लोग को स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी, बताइएगा हो रही है नहीं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है? यस मैम। ठीक है, एक सेकेंड। चलो, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि तीसरी बार, मतलब कि सबसे पहले जो है अभी तक में 3 बार इसमें एडिशन हो चुका है। ठीक है, और अभी जो 2020 में लॉन्च हुआ था अब हम उसको चला रहे हैं, मतलब अब हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो अडॉप्ट कर लिया गया था 2020 में। तो इसको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोलते हैं क्योंकि उसके बाद कोई एडिशन नहीं हुआ है। ठीक है, सबसे पहले जो बनी थी हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी वो 1968 में बनी थी, गवर्नमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। जब इंदिरा गांधी थी उस टाइम पे पहली एनपीई बनी थी, तो पहले इसको एनपीई बोला जाता था, अब इसको एनईपी बोला जाता है। ठीक है, एनपीई मतलब कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। ठीक है, पहले बोला जाता था। उसके बाद दूसरा, जब राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे 1986, जस्ट उल्टा 68 देन 86 में आपकी दूसरी एजुकेशन पॉलिसी बनी। नेक्स्ट उसके बाद जब हमारे यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी हुई, मतलब जब मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बने, तब 2020 में, मतलब 34 साल बाद, 86 के बाद 2020 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस आए, उसमें मॉडिफिकेशन हुए। कब हुआ ये? 29 जुलाई 2020 में, जिसको अभी 2023 तक अडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, 2023 में इसको अडॉप्ट किया गया है। तो बेसिकली 3 मॉडिफिकेशन हुए हैं, पहला था 1968 में, फिर 86 में, अभी 2020 चल रहा है। ठीक है, तो 2020 या जो भी एजुकेशन पॉलिसी बनती है पहले, उसके बनाने के पहले उसका एक ड्राफ्ट दिया जाता है। ड्राफ्ट मतलब अगर कोई चेंजेस है तो कर सकते हैं, तो ड्राफ्ट दिया जाता है। तो 2019 में एक ड्राफ्ट दिया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के लिए। वो जो पॉलिसी थी जब बनाई गई थी तब डॉक्टर के कस्तूरी रंगन थे, जो कि इसरो के चेयरमैन थे। उन्होंने ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के टाइम पे इसको सबमिट किया था। किसको सबमिट किया था? एमएचआरडी को। तो के कस्तूरी रंगन ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट दिया था और एमएचआरडी को दिया था, और जो कि डेवलपमेंट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑन दिसंबर 2018। तो 18 से चल रही हैं चीजें, 20 में जाके वो अप्रूव हुई और अभी अडॉप्ट उसको किया जा रहा है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 4 भाग में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कवर्स स्कूल एजुकेशन, मतलब कि पहली एजुकेशन पॉलिसी जो होगी वो स्कूल के एजुकेशन को देखेगी, स्कूल में क्या क्या चीजें होती हैं। दूसरा है हायर एजुकेशन, मतलब 12th क्लास के बाद जो भी बच्चा पढ़ता है वो हायर एजुकेशन कहलाएगा, तो उसमें क्या क्या चीजें चेंजेस आएंगी, दूसरा। तीसरा है अदर की एरिया टू ऑफ फोकस, जैसे कि एडल्ट एजुकेशन। एडल्ट मतलब कि कोई जो 25 साल या 35 साल के बाद ही पढ़ना चाहते हैं। प्रमोटिंग इंडियन लैंग्वेज को बढ़ाना, ऑनलाइन एजुकेशन को। ठीक है, नेक्स्ट बनाया मेकिंग इट हैपन विच डिस्कस द पॉलिसीज इम्प्लीमेंट, मतलब कि जो 3 चीजें ऊपर डिस्कस की गई है उसको मेक इट हैपन, मतलब उनको प्रगति पर लाना, कैसे होगा। तो जो भी अगर आपको देखना है एनईपी का डिस्क्रिप्शन, वैसे मैंने नीचे लिंक दे दिया है पीडीएफ में, लेकिन आप डायरेक्ट यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है,
आप इधर पर जाएंगे, डायरेक्ट आप NEP फाइनल रिपोर्ट जो भी डालेंगे, लिंक मैंने वहां प्रोवाइड कर दी है, तो उसमें आपको ये इस तरीके से 66 पेज का मिलेगी NEP 2020 की रिपोर्ट। मैंने आपको बताया पहला पार्ट जो है वो स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है, दूसरा पार्ट जो है वो हायर एजुकेशन के लिए है, ठीक है, तीसरा पार्ट जो है आपका वो अदर की एरिया ऑफ फोकस, चौथा है मेक इट हैपन। तो ये 4 तरीके से इसके पार्ट बनाए गए हैं। फिर ये पूरे उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है कि क्या क्या एजेंडा है, कब तक चलेगा, ठीक है। तो उसी को ही इस 66 पेज को मैंने 4 पेज में आपके लिए समराइज किया है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत ये आप चूंकि हायर एजुकेशन में और चीजें भी बढ़ सकती हैं, तो आप चाहो तो एकदम केवल नॉर्मल पढ़ने के लिए इन पूरे 66 पेजेस को पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देती हूँ विच इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट बताया गया कि जो भी हम डेवलपमेंट करेंगे तो इसमें एक चीज बताएगी SDG के बारे में। दिख रहा है आप लोगों को स्क्रीन, दिख रही है क्या? हेलो, जी मैम, दिख रही है, दिख रही ठीक है। तो दिख न्यू रही है एजुकेशन मैम। पॉलिसी में एक चीज बताया गया SDG 4। SDG मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि आप हायर एजुकेशन में पढ़ोगे कि कितने होते हैं, ठीक है। इनको बोला गया कि हम जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, आर्किटेक्चर, बहुत सारी चीजें, गोल्स है हमारे 13 गोल्स है, उनकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो उन गोल को 2030 तक पूरा करना, और ये बनाया गया था कब? 2015 में ये इंश्योर किया गया था कि हम अपनी चीजों को आगे बढ़ाएंगे और जो भी चीजें होंगी उनको 2030 तक करने का दावा किया गया है, ठीक है। तो सीक्स टू इंश्योर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिव क्वालिटी एजुकेशन एंड प्रमोट लाइफ लॉन्ग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल बाय 2030। इन्होंने 2030 तक चीजों को करने का बोला है, ठीक है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको नीचे बताऊंगी। इसके अंतर्गत बहुत सारी चीजें हैं, पहले कौन कौन सी पॉलिसी थी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या ये है, ये नहीं, आपको डायरेक्ट पढ़ना है यहाँ से, अगर आपको पढ़ना है तो मैंने इन सब चीजों को शॉर्ट में बनाया है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले पार्ट वन है स्कूल एजुकेशन, ठीक है। तो क्या बनाया पहले पार्ट में भाई? द ऑब्जेक्टिव, जो मैंने भी आपको बताया, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव the objective is the universalization of education from pre-school to secondary level will 100% GR by 20। इन्होंने बताया कि जो भी बच्चे आते हैं ना हमारे स्कूल में, उनको खासकर प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल को 100% अटेंडेंस उनकी होनी चाहिए, ठीक है। 100% जो है बच्चा वहां पर उपस्थित होना चाहिए एक क्लास में। तो उन्होंने बोला कि 2030 तक हम ऐसा करेंगे कि सारे बच्चे जो है वो उपस्थित होंगे वहां पर, ठीक है। अब आता है GER, मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, ठीक है। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो मतलब कि जो भी होगा बच्चों का वो कम से कम 100%। अभी क्या होता है, सीट खाली रह जाती है सेकेंडरी लेवल तक, बच्चे आते नहीं है पढ़ने के लिए या कोई ना कुछ कहीं ना कहीं चल जाते। तो इनका ये था कि सारी कॉलेजेस में, यहाँ पर यूनिवर्सलाइजेशन मतलब कि पूरे यूनिवर्स में एजुकेशन में प्री स्कूल से लेकर, प्री स्कूल मतलब आंगनबाड़ी से लेकर सेकेंडरी लेवल तक 100% सीट भरी होगी। अगर एक स्कूल में 50 सीट है तो 50 के 50 भरे होंगे, ठीक है। तो ये ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो बाय 2030 बताया गया। दूसरा क्या बोला इन्होंने, पहले क्या सिस्टम चल रहा था, 10+2 का सिस्टम। 10+2 मतलब 10th क्लास तक पढ़ना है, फिर 2 का सिस्टम चलता था, ठीक है। इसको रिप्लेस कर दिया गया बाय न्यू में बनाया गया कौन कौन सा आपका 5-3-3-4। और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपको, ये सारे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ही पूछे जाएंगे। सो द करेंट 10+2 सिस्टम बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू 5-3-3-4 करिकुलर स्ट्रक्चर करस्पॉन्डिंग टू एज। सबसे पहले कौन सी एज से चलेगा, 3 साल से 8 साल तक के बच्चों के लिए, ठीक है, ये 5 का रहेगा। फिर उसके बाद 8 से 11 साल के बच्चे 3, फिर 11 से 14 साल बच्चे 3, और 14 से 18 साल के बच्चे। तो ये 5-3-3-4 में डिवाइड होगा। पहले क्या था 10+2 मतलब 10th क्लास तक पढ़ेंगे पूरा, जितने हुए +2, ठीक है। अभी इसको एज वाइज भी कैटेगराइज कर दिया गया है कि इतने एज से इतने एज के बच्चे इस तरीके से पढ़ेंगे। अभी आपको बताऊंगी मैं, ठीक है, एक सेकंड। अरे दूसरा है द गवर्नमेंट शैल कॉन्स्टिट्यूट अ जेंडर इंक्लूजन फंड
to provide equitable and quality education to all girls and ट्रांसजेंडर स्टूडेंट, मतलब कि गवर्नमेंट जो होगी वो जेंडर इंक्लूजन फंड चलाएगी, किनके लिए, सारे गर्ल्स के लिए और ट्रांसजेंडर्स के लिए, कि उनको अच्छे तरीके से पढ़ाई इक्वली रूप से मिल सके, ठीक है। और ये नहीं कि आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाए कि आप गर्ल्स हो आप नहीं पढ़ सकते या आप ट्रांसजेंडर आप नहीं पढ़ सकते, सभी को पढ़ाई का मौका दिया जाएगा और उनके लिए फंड भी चलाया जाएगा, जिसको हम GIF मतलब कि जेंडर इंक्लूजन फंड बोलते हैं, ये दिया जाएगा, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये सारे क्वेश्चन याद रखना स्टेटमेंट वाइज ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट से याद रखना कि भाई नीति आयोग में क्या क्या चीजें कराई गई थी, ठीक है। तो कहीं कुछ एक स्टेटमेंट गलत होगा तो आपको याद रखना कि भाई वो स्टेटमेंट नहीं है, इसमें आपको क्या दे सकता है 5443 दे सकता है, तो याद रखना 5334 है, ठीक है। अब क्लास 10th एंड 12th बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी मेड इजियर, अब इन्होंने बताया कि जो 10th और 12th का एग्जाम है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, टू टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसी रादर देन मेमोराइज फैक्ट, इनको ये था कि बच्चों के अंदर चीजों को समझने की क्षमता ज्यादा आ जाए, विथ ऑल स्टूडेंट अलाउड टू टेक एग्जाम ट्वाइस, कि व्यक्ति जो है अपना एग्जाम 2 बार भी दे सकता है, ठीक है। दिस विल बी अ फोकस ऑन फाउंडेशनल लिटरेचरी एंड न्यूमरेसी, इनका मेन काम है कि बच्चा अपने मूल से आधार से ही एकदम पढ़ा लिखा हो, मतलब कि कुछ क्या होता है कि 3 साल 5 साल में बच्चों को नहीं भेजते थे पहले, अब था कि भाई 3 साल से ही बच्चा जो है स्कूल जाने लगे, मैं तो 3 साल से ही स्कूल गई हूँ, ठीक है। मेरे भाई ने 2.5 साल से बैठा दिया था, लेकिन मैं जाती थी और मारपीट किया जाती थी, तो 3 साल से गई हूँ, ठीक है। तो अभी भी बच्चे 3 साल से जाते हैं, थोड़ा बीच हो गया था, तो 3 साल से आपको जाना है। There should be no rigid separation between academic stream, extracurricular and vocational stream in school, कि ये नहीं कि तुम मैथ के स्टूडेंट हो तो तुम मैथ में ही रहोगे, तुम स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते। इसमें अब मल्टी डिसिप्लिनरी हो गया कि बच्चा अगर मैथ पढ़ रहा है बायोलॉजी पढ़ रहा है तो वो स्पोर्ट्स भी खेल सकता है और कुछ भी चीजें कर सकता है, ठीक है। एकेडमिक स्ट्रीम, एक्स्ट्रा करिकुलर, वोकेशनल स्ट्रीम इन स्कूल। फिर आता है वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप, कि वोकेशनल मतलब कि लैंग्वेजेस के बारे में हम जो भी पढ़ेंगे वो 6th क्लास से होगा, मतलब कि 5th क्लास तक हम अपनी मदर टंग में बोलेंगे, मदर टंग जैसे जो जहां रहता है, मतलब कोई गुजराती है तो वो गुजराती में पढ़ेगा, मराठी है तो मराठी में पढ़ेगा। और क्लास 6 के बाद वोकेशनल एजुकेशन कह रहेगी कि हर लैंग्वेज, मेनली इंग्लिश हो गया हिंदी हो गया, इनको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो वोकेशनल विल बी स्टार्ट फ्रॉम क्लास 6 विद इंटर्नशिप, इंटर्नशिप भी कराई जाएगी बच्चों को, ठीक है। टीचिंग अप टू एटलीस्ट ग्रेड 5 टू बी मदर टंग, मदर टंग में होगी मतलब कि रीजनल लैंग्वेज में होगी, हमारे जिस रीजन में हम रहते हैं, ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं बोला कि नहीं भाई तुम इंग्लिश में ही पढ़ो, ऐसा नहीं फोर्स किया जाएगा, ठीक है। फिर असेसमेंट रिफॉर्म विद 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोसेस कार्ड, मतलब कि बच्चों को अगर देखना है हमें कि भाई वो कैसा पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोसेस कार्ड मतलब होता है उसकी केवल पढ़ाई ना देखना बल्कि उसकी पढ़ाई, अटेंडेंस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी वो कितना रहता है, बिहेवियर कैसा है उसका, लर्निंग आउटकम कैसा है, बच्चा पढ़ रहा है तो कैसे प्रोग्रेस कर रहा है, इन सारी चीजों को देख के असेसमेंट किया जाएगा, केवल नंबर के बेस पे काम नहीं चलेगा। अ न्यू एंड कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, ये याद करना, यही क्वेश्चन आया था, इसी का फुल फॉर्म मेरे पास पूछा गया था, NCFT, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये याद रखना 2021 will be formulated by the NCT in consultation with NCERT, कि एक टीचर के लिए भी एक नेशनल काउंसिल बनेगा जिसको हम NCFT बोलेंगे, जिसको हम नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन बोलेंगे। किसके तहत बनेगा ये? NCERT के तहत बनेगा, ठीक है। NCERT जो है वो 12th तक की एजुकेशन के लिए होता है, ठीक है। फिर आता है 2023 तक द मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन फॉर टीचर विल बी 4 ईयर इंटीग्रेटेड BEd डिग्री, कि अगर 2030 तक अगर आपको टीचर बनना है या आपको टीचिंग करना है कहीं तो आपके पास BEd डिग्री होनी चाहिए, ठीक है। क्वालिफिकेशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन BEd डिग्री होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब देखिए जो मैंने आपको बताया था 5334 वो हम यहाँ पर समझेंगे कि होता क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नीचे से, तो नीचे का जो है जिसको हम फाउंडेशनल लिखा हुआ है, ठीक है, जो लाइन बनी नीचे, सबसे नीचे वाला देखो ग्रीन कलर का बॉक्स, ठीक है। पहले क्या चलता था, अभी क्या चलता था, पहले वाले में लिखा है प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर, दूसरा साइड दिया है न्यू पेडागोगिकल एंड
कैरिकुलर स्ट्रक्चर। पेडागॉगी मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ, पढ़ाया है मैंने। पेडागॉगी मतलब क्या होता है? मैम छोटे बच्चों का स्टूडेंट सेंटर्ड, ठीक है। हाँ। तो अब जो बन गया वो स्टूडेंट सेंटर्ड बन गया है, ठीक है, कि स्टूडेंट क्या क्या करेंगे। तो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर ऐसा था कि बच्चे को पहले आंगनबाड़ी की शिक्षा दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ता था। 6 साल से लेके बच्चा पढ़ाई स्टार्ट करता था, क्लास फर्स्ट से लेके और 16 साल के होने तक, मतलब कि 10th क्लास तक वो पढ़ता था। फिर 11 और 12th में दो एज, मतलब कि +2, मतलब 16 to 18 चलता था। तो 6 साल से 16 तक को 10 बोला गया, और +2 मतलब 16 से 18 साल के बच्चे 11 और 12th पढ़ेंगे। लेकिन अब कैसा हो गया, फाउंडेशन में सबसे पहले 3 साल का जब बच्चा होगा तो वो क्या करेगा, 3 साल से लेकर 6 साल तक वो क्या पढ़ेगा, हमारा आंगनबाड़ी पढ़ेगा, ठीक है। और 2 साल के लिए वो क्लास 1 क्लास 2, तो 3 और 2 मिला के कितने हो गए, 5 साल। तो पहला जो फाउंडेशन स्टेज होगा वो 5 का होगा, मतलब कि बच्चा 3 साल में आंगनबाड़ी जाएगा, बाल वाटिका जा सकता है, और वो 3 साल से लेके 6 साल तक वहीं पर पढ़ेगा, ठीक है। फिर जैसे वो 6 साल का होगा तो क्लास फर्स्ट में जाएगा और सेकेंड में, तो 8 साल तक ये कंप्लीट करेगा। तो ये दोनों 5 साल हो गए, 5 साल फाउंडेशनल ईयर। फिर इसके बाद आता है प्रिपरेटरी, मतलब 8 साल से लेके 11 साल, तो इसमें वो क्लास थर्ड से लेके क्लास 5th तक पढ़ेगा। फिर इसके बाद मिडिल में एज जब वो 11 साल का हो जाएगा तो 6th से 8th तक का करेगा, तो 3 साल का ये हुआ, 3 साल का। अब 4 का कब हुआ, 9, 10th, 11, 12th, ये 4 सेकेंडरी स्कूल इसको हम बोलेंगे। पहले क्या होता था, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी होता था, अब इसको हम एक साथ लेके चलेंगे, सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो फाउंडेशनल, फिर प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी, इस तरीके से अब का स्ट्रक्चर बन गया है 5, 3, 3, 4 का। तो आपको इसमें एज भी याद रखनी है, ईयर्स भी याद रखने हैं, ठीक है। समझ में आया इतना, ये वाला डायग्राम समझ में आया, आया भाई? जी मैम। ओके। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 हायर एजुकेशन की, ठीक है। तो होलिस्टिक अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन विथ अ फ्लेक्सिबल कैरिकुलर कैन बी ऑफ 3 और 4 ईयर, ठीक है। मतलब कि अगर हम बात करें किसकी, यूजी की, तो यूजी का कैरिकुलम बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। आपको 3 साल की बीएससी करनी तो आप 3 साल की भी कर सकते हो, और 4 साल की करनी तो 4 साल की भी कर सकते हो। इन द सेंस हम अभी क्या करते हैं, 3 साल की बीएससी फिर 2 साल का मास्टर्स करते हैं, लेकिन आप 4 साल की बीएससी 1 साल का मास्टर्स भी कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबल हो गया है। देर विल बी मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन एंड अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन विद इन दिस पीरियड। इसमें भी मान लो एक बच्चे ने एडमिशन लिया, ठीक है, और उसका मन नहीं किया, उसका मन है भाई 6 महीने पढ़ा और छोड़ दिया, तो उसको 6 महीने का मिलेगा भाई कि तूने डिप्लोमा किया है, ठीक है, सॉरी सर्टिफिकेट मिलेगा। फिर 1 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा, 2 साल का डिप्लोमा मिल जाएगा। मतलब अगर बच्चा 1 साल कोई कोर्स कर रहा है, मतलब मान लो बीएससी योग मैंने ज्वाइन किया और मैंने 1 साल में ही छोड़ दिया, मेरा मन नहीं किया, तो 1 साल का ही उनको डिप्लोमा मिल जाएगा कि भाई इन्होंने 1 साल कोर्स किया, ठीक है। तो इनके सर्टिफिकेट विद इन दिस पीरियड्स मिलेंगे। All the courses at undergraduate, postgraduate and PhD level will now be interdisciplinary. Interdisciplinary मतलब कि आप एक कोर्स के साथ बाकी कोर्स भी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एमफिल को हटा दिया गया, एमफिल की जगह पीएचडी को कंपलसरी कर दिया गया है। पहले एमफिल चलता था, अभी एमफिल डिसकंटिन्यू हो गया है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट टू बी एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। बच्चों के लिए, उनके लिए अकेडमिक बैंक बना दिया जिसको हम एबीसी आईडी बोलते हैं। हर बच्चे के लिए, अगर वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर ना होके उसकी एबीसी आईडी बनती है, जिसमें बच्चा अपना आईडी बनाता है, जनरेट करवाता है, कॉलेज से जनरेट होती है। और कोई भी ट्रांसफर होगा, जैसे उसको फीस ट्रांसफर करनी है, कोई भी ट्रांसफर होगा या उसको स्कॉलरशिप भी आनी, तो इसी एबीसी आईडी के द्वारा आएगी। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इसको हम बोलते हैं, एबीसी आईडी, ठीक है, जो कि अभी हुआ था कुछ दिन पहले यहाँ के बच्चों के लिए। अब आता है मेरुस। मेरुस मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी बनेगी, कि बच्चा जो है मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब होता है एक के साथ बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ सकता है। एट पर विथ आईआईटी एंड आईएमएस टू बी सेटअप एज अ मॉडल ऑफ बेस्ट मल्टी डिसिप्लिनरी। तो आईआईटी और आईआईएम में आप देखोगे कि बच्चे जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन करते हैं, ठीक है, जनरली। अब आता है
द नेशनल रिसर्च फाउंडेशन विल बी क्रिएटेड एज एन अपेक्स बॉडी, अपेक्स मतलब कि कोर बॉडी जो काम करवाएगी, ठीक है, उसके पीछे का, फॉर फॉस्टरिंग एंड स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर, तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा, ठीक है, जो मेनली रिसर्च के लिए काम करेगा पूरे हायर एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, और उसकी हायर एजुकेशन सिस्टम को बढ़ाएगा रिसर्च के थ्रू। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया मतलब HECI will be set up as a single umbrella body, single umbrella body मतलब कि for entire, single umbrella मतलब कि सब कुछ यही करवाएगा, जितनी भी चीजें थी ना अभी तक NCERT ये वो सब कुछ सब इसके अंदर काम करेंगे। तो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECE will be set up a single umbrella body for the entire higher education, जो भी हायर एजुकेशन की चीज होंगी वो सब इसके अंदर आएगी। एक्सक्लूड किसको एक्सक्लूड करके, मेडिकल और लीगल एजुकेशन को एक्सक्लूड करके सब कुछ HECI के अंतर्गत आएगा। जैसे अभी UGC के अंतर्गत था, UGC भी उसके अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। Public and private higher education institute will be governed by the same set of norms for regulation, accreditation, academic standard। जो भी अभी तक की जो पब्लिक और प्राइवेट कॉलेजेस थी ना वो जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगे, लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं मैक्सिमम या जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सारे HCE के अंतर्गत आएंगे। तो इसके 4 इंडिपेंडेंट वर्टिकल्स होंगे, मतलब इसके 4 पार्ट होंगे जो काम करेंगे। अब चूंकि अभी हम क्या कर रहे थे, हम रेगुलेशन के लिए जो था उसका साथ ले रहे थे, UGC का साथ ले रहे थे, एक्रीडिएशन के लिए NAC का कर रहे थे। तो अभी जितनी चीजें हैं वो सारी कुछ किसके अंतर्गत आ जाएंगी, HECI चलाएगा सबको। तो पहला जो रेगुलेशन का काम करेगा वो करेगा, ये 4 फुल फॉर्म याद कर लेना, इस बार पूछ सकता है, अगर इन बारों में नहीं पूछा गया तो ये नए फुल फॉर्म्स हैं जो पूछे जा सकते हैं आपसे। और ये याद रखना HECI का भी फुल फॉर्म हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये पूछ सकता है कि इसके 4 वर्टिकल कौन कौन से हैं। 4 वर्टिकल मतलब इनके 4 चलाने वाले जो क्या बोलना चाहिए स्टैब्लिशमेंट है वो कौन कौन से। तो पहला है NHERC, NHERC मतलब नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, किसके लिए होगा ये, रेगुलेशन के लिए, कि रूल क्या बनाया जाए, रेगुलेशन क्या बनाए, तो इसको कौन चलाएगा, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, ठीक है। फिर आएगा GEC, GEC मतलब जनरल एजुकेशन काउंसिल फॉर स्टैंडर्ड अपसेटिंग, स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए एक जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगा। फिर बनेगा HEGC, HEGC मतलब हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ग्रांट मतलब फंडिंग देने का काम करेगा। मान लो मुझे फंड चाहिए, जैसे अभी ICMR देता है फंडिंग, मतलब कोई कोई अलग अलग जो इंस्टीट्यूट होते हैं वो फंड देते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन हायर एजुकेशन के कौन फंड देगा, वो देगा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, फंड देने का काम करेगा। कॉलेज अच्छा है या नहीं है इसका काम पहले भी NEC करती थी, लेकिन उसका फुल फॉर्म क्या था, NAAC, ठीक है, नेशनल एक्रीडिटेशन असेसमेंट काउंसिल था। अभी ये डायरेक्ट नेशनल एक्रीडिटेशन काउंसिल कहलाएगा एक्रीडिटेशन के, ठीक है। तो NEC का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया उसके बाद। देयर इज अ प्लान टू फेस आउट द एफिलिएशन ऑफ कॉलेज सिस्टम इन 15 ईयर, मतलब कि जो भी एफिलिएशन है कॉलेजेस के उसको अब हटाने की कोशिश की जाएगी 15 ईयर में, ठीक है। देयर विल बी स्टेज वाइज मैकेनिज्म फॉर ग्रांटिंग ग्रेडेड ऑटोनॉमी, अब जो क्लासेस होंगी या जो भी बच्चा एग्जाम देगा वो ग्रेड सिस्टम पे काम करेगा। अब देखिए अब आप लोगों को परसेंटेज नहीं मिलते, A ग्रेड B ग्रेड मिलता है, ठीक है, देखा होगा आप लोगों ने रिजल्ट, ठीक है। फिर आता है GR इन हायर एजुकेशन इज टू बी रेज्ड टू 50% बाय 2000, मतलब कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेट जो है हायर एजुकेशन में, मतलब कि अभी तक बच्चे बहुत कम एडमिशन ले रहे थे, अब उनका एक्सपेक्टेड है कि कम से कम 50% सीट जो है, मतलब कि क्या होता है, कुछ लोग देखिए आप लोग कि 12th क्लास तक बस पढ़ते हैं, कुछ है कि 10th तक पढ़ के खत्म कर दे, बहुत कम लोग ही हायर एजुकेशन मतलब बहुत कम लोग UG PG करते हैं। लेकिन उन्होंने बोला कि 2035 तक इसका रेट बढ़ सकता है, 50% लोग हायर एजुकेशन कर सकते हैं। 3.5 करोड़ सीट टू बी एडेड, 3.5 करोड़ सीट ऐड की जाएंगी हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। अभी जो GER है वो 26.3, मतलब अभी 100% में से 26% लोग हायर एजुकेशन तक पहुंचते हैं, मतलब कि UG PG में। मैंने आपको पहले बताया था PhD हम नहीं करते थे पहले, अब देखिए कितने ज्यादा लोग करने लगे, आगे चल के और ज्यादा लोग करेंगे या और ज्यादा लोग UG PG के कोर्स करेंगे, सीट्स और बढ़ा दी जाएंगी। तो 3.5 करोड़ सीट्स और बढ़ा दी जाएंगी आगे एजुकेशन के लिए, बच्चों के लिए कॉलेजेस में सीट बढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें करा जाएगा हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में।
तीसरा आता है अदर चेंजेस, और क्या क्या चेंज जरूरी है इसमें तो वो हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है एन ऑटोनोमस बॉडी, द NETF मतलब नेशनल एजुकेशन फ्री एक्सचेंज टेक्नोलॉजी फोरम विल बी क्रिएटेड। क्या फोरम बनाया जाएगा? ये एक ऑटोनोमस बॉडी मतलब खुद बनाई गई है, किसके लिए? टेक्नोलॉजी के लर्निंग के लिए, कि हम अपनी चीजों को कैसे सीखे, टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे लर्न करें, कैसे असेसमेंट करें, प्लानिंग और एडमिनिस्ट्रेशन मतलब टेक्नोलॉजी के थ्रू हम चीजों को कैसे यूज कर सकते हैं, इसके लिए एक फोरम बनाया गया है जिसको हम नेशनल एजुकेशन फ्री एक्सचेंज टेक्नोलॉजी फोरम बोलेंगे। ठीक है, विल बी क्रिएटेड मतलब कि बनाया जाएगा, टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर आइडिया ऑन द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग के लिए, असेसमेंट के लिए, सब कुछ टेक्नोलॉजी का हम यूज कर सके। फिर बनाया जाएगा नेशनल असेसमेंट सेंटर। नेशनल मतलब पूरे जो नेशन के लोग हैं एक साथ, पूरे भारत के लोगों के लिए एक साथ असेसमेंट सेंटर बनाया जाएगा जिसका नाम रखा गया परख। परख का फुल फॉर्म याद रख लेना, ठीक है। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, पहले तो यहां तक याद रख लो। P for performance, A for assessment, R for review and analysis, A for analysis of knowledge, K for knowledge, for holistic development। ठीक है, तो ये बड़ा फुल फॉर्म है लेकिन पूछा जा सकता है। Has been created to assist the student, बच्चों के मूल्यांकन के लिए ये बनाया जाएगा। It also paves the way of foreign university to set up campus in India, ये अलाउ करेगा फॉरेन यूनिवर्सिटी को कि वो अपना कैंपस इंडिया में भी बना सके, मतलब फॉरेन के लोग यहाँ पे भी आके अपने कैंपस मतलब कॉलेजेस स्टैब्लिश कर सकते हैं। ये NEP जो है वो GIF को सेटिंग अप करेगा, भाई मैंने बताया जेंडर इंक्लूजन फंड बनाएगा, और SEZS मतलब स्पेशल एजुकेशन जोन बनाएगा, किनके लिए? जो लोग जैसे एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाते, जैसे ट्रांसजेंडर हो गया, मैंने बताया, तो ट्रांसजेंडर हो गए, गर्ल्स हो गए, बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता, तो ऐसे लोगों के लिए एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे कि वहां के लोग जाके पढ़ सके। या बहुत से गांव हैं, वहां पर इस गांव के बच्चे शहर में स्कूल में नहीं पढ़ सकते, पैसा नहीं होता, या कुछ चीजें प्रॉब्लम है, या घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो इस चक्कर में भी स्पेशल एजुकेशन जोन बनाए जाएंगे कि उनको पढ़ाई मिले। ठीक है, इन वर्चुअल लैब एग्जिस्टिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, वर्चुअल लर्निंग मतलब कि हम ऑनलाइन लर्निंग कर सके, इसके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं, जैसे दीक्षा हो गया, स्वयं प्रभा हो गया। विल बी ऑल्सो रिविलेटेड फॉर द क्रिएटिंग वर्चुअल लैब सो दैट सारे स्टूडेंट इक्वली सारी पढ़ाई कर सके, प्रैक्टिकल कर सके, हैंड ऑन एक्सपेरिमेंट कर सके, तो ये वर्चुअल लैब बनाई गई है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृतिक, इनके लिए लैंग्वेजेस के लिए भी कॉलेजेस बनाई गई हैं। इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन शुड बी सेटअप, मतलब कि अभी तक जो इंस्टीट्यूट बनी है ट्रांसलेशन के लिए नहीं बनी, बच्चा सीखता नहीं दूसरी लैंग्वेज को, तो ऐसे पाली सीखने के लिए, प्राकृतिक और पर्शियन सीखने के लिए भी इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे जिसमें सिखाया जाएगा कि हिंदी को उसमें कैसे ट्रांसलेट करें, ये सच। इट ऑल्सो एम टू इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, अब पब्लिक इन्वेस्टमेंट एजुकेशन को बढ़ा दिया गया है। अब कितना कर दिया गया है? 6%। पहले कितना था या अभी कितना है? अभी ये 4.6%, अपनी कमाई का व्यक्ति 4.6% देता है, लेकिन ये 6% हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? NEP के अकॉर्डिंग। तो अभी हो गया है, मतलब 2020 में स्टैब्लिश हुआ था ये, तो अभी तक हो गया कि 6% आपको देना पड़ेगा। और इसके पहले क्या था? करेंटली मतलब मैं बता रही हूँ आपको, NEP 2020 के पहले की कंडीशन बता रही हूँ, ठीक है, 2020 तक बता रही हूँ। 2020 तक पहले 4.6 था, अभी जो है ग्रॉस ठीक है, ये हो गया है आप लोगों का 4.6 ऑन एजुकेशन थ्रू टारगेट ऑफ 1968। पहले 1986 में ये पॉलिसी बनाई गई थी पर लागू नहीं की गई थी, अब लागू कर दी कि 6% आप देंगे। ठीक है, अब ये जो भी चीजें बताई गई हैं इन सबको पार्ट 4 में बोला गया कि हम इसको करेंगे कैसे, किसके अंतर्गत दिया गया है। तो पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 बना है। आर्टिकल नंबर 45 और 39F ऑफ DPSP मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अकॉर्डिंग हैज अ प्रोविजन फॉर स्टेट फंडेड एज वेल एज इक्विटेबल एक्सेसिबल एजुकेशन, मतलब कि आर्टिकल नंबर 45 के अकॉर्डिंग आप लोगों को स्टेट में फंड मिलेगा जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, और 86 अमेंडेंट इन 2020 मेड एजुकेशन एज एनफोर्सेबल राइट अंडर आर्टिकल, कि जो 86 अमेंडेंट बना था 2002 में, उसके अकॉर्डिंग भी
हर व्यक्ति को पढ़ने का अधिकार है, इसका आर्टिकल 21 में बताया गया। पार्ट 4 मेनली वो है कि जो चीजें पहले बताई गई हम उसको कैसे इसमें लागू कर सके। ठीक है, फिर आरटी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का एम था कि सारे बच्चों को पढ़ाई करने को मिले, खासकर मैंने आपको पहले बताया 6 से 14 साल के बच्चों को फंडामेंटल राइट है कि उनको फ्री एजुकेशन मिले ही मिले, कहीं भी उनको मिलना ही मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया। फिर एनईपी मैंडेट्स 25% रिजर्वेशन, इन्होंने क्या कर दिया, उन लोगों के लिए जिनको पढ़ाई करने को नहीं मिलता उनके लिए 25% रिजर्वेशन कर दिया गया है। 100% में 25% लोग ऐसे होंगे जो डिसएडवांटेजेस ग्रुप से आते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों का कंप्लीट होता है आज। आज मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा दिया एनईपी। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा।